क्या आपको भी बार बार सीने में जकड़न, रात में खांसी या सांस लेने में दिक्कत, ये लक्षण सताते हैं? अगर हाँ, तो ये सामान्य सर्दी ना होकर अस्थमा हो सकता है। जी, अस्थमा यानी श्वास रोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अगर हम इसके आंकड़े पर नजर डालें तो दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और हर साल 4.5 लाख से अधिक मौतें अस्थमा की वजह से होती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी मौतें इसमें हो रही हैं। अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन्स एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, swell or narrow and they produce extra mucus which makes it very difficult to breathe। मतलब जो हमारे श्वसन तंत्र होता है, जो हमारे फेफड़ों के नलियां होती हैं, उनमें सूजन आ जाना, उनका सिकुड़ जाना और उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस का पैदा होना, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अगर हम आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा या सांस रोग के दमा के क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके बचाव हो सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो ट्रिगर करता है, क्या उसका हम आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं, किस तरह के हम बचाव उसमें रख सकते हैं और मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा इसमें किस तरह से लाभदायक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं जो श्वास रोग या अस्थमा के लक्षण हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला है सांस लेने में तकलीफ का महसूस होना, दिक्कत होना, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, मतलब बहुत हल्का काम करने पर भी सांस का फूल जाना, छाती में जकड़ाहट महसूस होना। तीसरा है जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पर सीटी की आवाज आना, जैसे कि प्रॉपर सांस लेने और छोड़ने में सीटी की आवाज होती है, वो एक बड़ा लक्षण इसमें रहता है। रात में या अर्ली मॉर्निंग सूखी खांसी का होना, ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिनके साथ में हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा या श्वास रोग है। अगर इनके हम ट्रिगर फैक्टर की बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो अस्थमा का अटैक है एकदम से पेशेंट को वो परेशान कर सकता है, तो सबसे पहले डस्ट, जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, इसमें अस्थमा रोगी एकदम से अटैक में आ जाता है या उसकी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इरिटेशन होती है और पेशेंट को तकलीफ होती है। दूसरा अगर हम बात करें स्मोक, स्मोक हमारा सिगरेट का भी हो सकता है। हम कई बार अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हैं, उस स्मोक से भी हमें इरिटेशन हो सकती है और एकदम से उसका अटैक पड़ सकता है। इवन जो किचन में तड़का हम लगाते हैं उसकी जो फ्यूम्स होती हैं उसकी वजह से भी ये परेशानी हमें हो सकती है। वेदर, जब खासतौर पे मौसम बदलता है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो बरसात का मौसम है, ये मौसम और सर्दियों का मौसम, ये एक बड़े कारण रहते हैं, ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसमें जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं वो एक बड़े रिस्क पर चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि पॉलेंस होते हैं या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, या पेंट्स होते हैं। इन सारी चीजों में भी जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनका अस्थमा एक बिगड़ सकता है या हम कहें कि उनको एक अस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद त्रिदोष प्रिंसिपल पर चलता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं जिन जो अगर इक्विलिब्रियम में रहे, समावस्था में रहे, तो हम कहें कि आदमी स्वस्थ है, और अगर ये इनमें असमानता होती है, इनइक्विलिब्रियम आता है, तो इसको हम बीमारी कहते हैं। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, मतलब जो दोषों की विषमता है वो बीमारी है, और दोष जब सम अवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो आदमी स्वस्थ रहता है। श्वास रोग में या अस्थमा में अगर हम बात करें तो ये वात और कफ दोष के असंतुलन की वजह से बीमारी होती है। अगर कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की हम बात करें तो सीतोपलादी चूर्ण है जो बलगम को काटता है, जो हमारा म्यूकस सीक्रेशन है उसको हटाता है। वासावलेह, वासा एक द्रव होता है, उसका च्यवनप्राश जैसा एक अवलेह बनता है, उसको अगर हम सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेते हैं तो जो हमारी श्वास का तंत्र होता है, एयरवेज होते हैं, उनको काफी हद तक वो क्लियर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अणु तेल का नश्य, मतलब कुछ एक पंचकर्म का एक प्रोसीजर होता है जिसमें मर्श और प्रतिमर्श 2 तरह के नशे होते हैं। सिंपली भाषा में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अणु तेल के 1-1, 2-2 बूंद हम सुबह स्टीम लेने के बाद में दोनों नोस्ट्रिल्स में डालें तो ये हमारी साइनोसाइटिस को क्योर करता है, और जो एलर्जी हमारे अंदर जाने वाली है उसको भी काफी हद तक ये प्रिवेंट करता है। प्राणायाम की अगर हम बात करें या आसनों की हम बात करें, योग की बात करें, तो प्राणायाम खास तौर पर हमारे जो लंग्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने का, उनको मजबूती देने का एक बड़ा साधन होता है। प्राणायाम में 3 चीजें हम फॉलो करते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब हमने गहरी सांस लेनी है, सांस को पूरा भरना लंग्स में, तो इससे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, लंग्स एक्सपेंड होने से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, जो रिजर्वायर कैपेसिटी है हम कहें वो बढ़ता है। कुंभक मतलब उस सांस को हमने वहां पे रोक के रखना है कुछ समय के लिए,
और रेचक फिर हमने उसको धीरे धीरे करके छोड़ना है। इसी सिद्धांत पर अगर हम प्राणायाम की बात करें तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है या भ्रामरी प्राणायाम होता है, ये श्वास के रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आसनों की अगर हम बात करें तो सेतुबंध आसन, भुजंगासन और सिंहासन, ये 3 ऐसे आसन हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से पुराने क्रोनिक अस्थमा को भी हम काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। एक विशेष चीज इसमें मैं जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जब हमें एक अस्थमेटिक अटैक होता है तब हम योग प्राणायाम इन सब की तरफ भागते हैं। ये उस समय का ट्रीटमेंट नहीं है। योग प्राणायाम हमने तब करना है जब हम नॉर्मल स्टेज में हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और जो हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत बने, रेदर देन जब हमारा अस्थमेटिक अटैक है तब हम इसको कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। उस टाइम पर जो इनहेलर या बाकी चीजें आप यूज करते हैं उनका आपने प्रयोग करना है। स्टीम इसमें बहुत लाभदायक रहती है फेफड़ों को खोलने के लिए। आप जो वाष्प होती है, गर्म पानी की भाप होती है, उसका आप जरूर यूज करें। कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो गर्म दूध के साथ में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आप ले सकते हैं, तुलसी शहद का मिश्रण या अदरक का जो रस निकालते हैं वो, प्लस काली मिर्च, ये आपके कफ शामक औषधियां होती हैं। तो कफ शामक औषधियों में जो श्वास रोग का मेन हमारा दोष है, उसमें आपको डेफिनेटली इन प्रयोगों से काफी रिलीफ मिलेगा। अगर हम कहें कि हमने किन चीजों को अवॉइड करना है, तो खासतौर पर हम देखें जो डस्ट है, धुआं है, धूल है, मिट्टी के कण हैं, इनमें हमने नहीं जाना है जहां पर धूल उड़ रही है। ठंडी चीजों का हमने परहेज करना है। और स्मोकिंग, कई लोगों के मन में रहता है कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता, लेकिन एक्टिव स्मोकिंग ही इसमें हानिकारक नहीं है। अगर आपका दोस्त आपके साथ खड़े होके स्मोक कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप उस समय पर पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और वो भी आपके लिए इक्वली हानिकारक है, इक्वली नुकसानदायक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग होती है। तो उससे बचना है। पूजा लोग करते हैं, उसमें कई लोग धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, उनको अवॉइड करना। आप देसी घी का दीपक जलाएं, उससे आपके सांस की तकलीफ में कोई परेशानी नहीं होगी। किचन आपका प्रॉपर उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर खास तौर पे हम कोई तड़का या कुछ खाना इस तरह का बना रहे होते हैं तो उसकी जो फ्यूम्स होती हैं, या कोई लोग परफ्यूम अगर लगाते हैं, पॉलेंस होते हैं, या पेंट की जो फ्यूम होती हैं, ये भी आपके अस्थमा की बीमारी को बढ़ा सकती हैं। स्ट्रेस से दूर रहना है। जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन है, इसको हमने जरूर फॉलो करना है। ये आपके स्ट्रेस और अस्थमा दोनों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा इमरजेंसी की कंडीशन में आप इनहेलर को अपने साथ अवश्य रखें। जिस टाइम पर कभी अटैक आता है, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको जो एमडीआई होते हैं, मीटर डोज इनहेलर होते हैं, उनको जो जिस तरह से यूज करने के लिए बताया है उसको अवश्य अपने साथ रखें। ये था आज का विषय, अस्थमा, उसके लक्षण, पहचान और कैसे उससे बचा जा सकता है। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसी तरह के और अच्छे और वैज्ञानिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।